नमस्कार, इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ है बीना। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। संसद के दोनों सदनों में आज भी जारी रहा विपक्ष का हंगामा। हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित होने के बाद सोमवार तक स्थगित। मणिपुर मुद्दे पर सरकार सदन में चर्चा को तैयार, लेकिन विपक्ष हंगामे पर अड़ा। मणिपुर जैसी घटना पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान दोहराई गई। भाजपा ने ममता सरकार पर जमकर बोला हमला। घटना के बारे में बताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़ी भाजपा सांसद लॉकेट चैटर्जी। राजस्थान में लगातार बढ़ रहे अपराध और गिरते कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भाजपा ने किया संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में राजस्थान बना नंबर 1 प्रदेश। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस नेताओं की चुप्पी पर उठाए सवाल। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को लेकर वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को मिली इजाजत। विवादित परिसर को छोड़कर बाकी कैंपस का होगा सर्वे। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने नई दिल्ली में की द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। दोनों देशों के बीच कई समझौता पत्रों पर किए गए हस्ताक्षर। द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर बनी सहमति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग को बताया भविष्य के कार्यबल का मंत्र। इंदौर में चल रही G20 श्रम और रोजगार मंत्री स्तरीय बैठक में पीएम ने ई श्रम पोर्टल को सराहा। और कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी पहुंची सेमीफाइनल में। क्वार्टर फाइनल में जापानी जोड़ी को 21-14, 21-17 से दी मात। सबसे पहले बात कर लेते हैं ज्ञानवापी की। वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी परिसर में वजू स्थल को छोड़कर परिसर के सर्वे वाली याचिका पर आदेश आ गया है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विशेष की अदालत ने मां श्रृंगार गौरी मूलवाद में ज्ञानवापी के विवादित हिस्से को छोड़कर बैरिकेडिंग वाले क्षेत्र का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI से रडार तकनीक से सर्वे कराने के आवेदन को मंजूर कर लिया है। अदालत में हिंदू पक्ष की 4 वादिनी रेखा पाठक, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और सीता साहू की तरफ से बीते 16 मई को प्रार्थना पत्र दिया गया था। कहा गया था कि ज्ञानवापी में सील किए गए विवादित हिस्से को छोड़कर बाकी क्षेत्र का ASI से रडार तकनीक से सर्वे कराया जाए। इस पर 19 मई को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने आपत्ति की थी। 14 जुलाई को सुनवाई पूरी हो गई थी। तब कोर्ट ने आदेश के लिए पत्रावली सुरक्षित रखते हुए सुनवाई के लिए 21 मई की तिथि तय की थी। जिला जज की अदालत में आवेदन मंजूर होने पर हिंदू पक्ष ने खुशी जताते हुए इसे बड़ी जीत बताया है। जो जगह आर्टिफिशियल वॉल से बंद है उन सारी जगहों पे सर्वे करके कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट। जी देखिए, हमने ये कहा है कि जो सेंट्रल डोम है उसके नीचे जो जगह है आज भी वहाँ पे हॉलो साउंड आ रही है, धप-धप की आवाज आ रही है, जिसको आर्टिफिशियल वॉल से बंद किया हुआ है। तो वहाँ पे जांच होनी चाहिए। हमारा ऐसा मानना और ऐसा क्लेम है कि वहाँ पे भी आदि विश्वेश्वर का मूल शिवलिंग बरामद होगा और उसकी जाँच की बहुत जरूरत है। GPR सर्वे द्वारा उसकी जाँच की जाए। हमने कोर्ट को यह भी कहा था कि ये सारी एक्सरसाइज बिना डैमेज किए, बिना स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचाए हुए की जाए और वही आदेश आज कोर्ट ने पारित किया।
भाजपा सांसद लॉकेट चैटर्जी ने आज पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के दौरान एक भाजपा उम्मीदवार के टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा यौन उत्पीड़न की कथित घटना को लेकर ममता बनर्जी पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बंगाल में एक के बाद एक घटना घट रही है, मगर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक महिला होने के बाद भी चुप हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा बेटियों लोग को बचा ले। हम लोग भी देश का बेटी है, मणिपुर का भी देश का बेटी है। पश्चिम बंगाल बाहर नहीं है, पश्चिम बंगाल देश में ही है। प्रधानमंत्री जी कल मणिपुर का घटना के लिए कल बोला, लेकिन सब राज्यों को बोला, हमारे सब बेटियों लोगों के लिए बोला कि सब राज्यों में कानून व्यवस्था स्ट्रांग होना चाहिए। और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सुकान मंजुमदार ने कहा कि मणिपुर में जो घटना हुई वो बेहद दुखद है। हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। ऐसी घटना कभी भी नहीं होनी चाहिए। महिलाओं के साथ बदसलूकी, आज हमारा विपक्ष मणिपुर में घटित एक घटना को लेकर उत्तेजना सृष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं। मणिपुर में जो घटना घटी वो दुखद घटना है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और ऐसी घटना कहीं पे होनी नहीं चाहिए। लेकिन इससे क्या पश्चिम बंगाल की साउथ पांचला में बीजेपी के ग्राम सभा के पंचायत में इलेक्शन में खड़ी होने के लिए एक महिला को, बीजेपी वर्कर को नेकेड करके, नंगा करके घुमाया गया, ये क्या मणिपुर से कम दुखद घटना है? आज के दिन फर्क यह है कि इसका वीडियो नहीं है, क्योंकि यहां पे वीडियो करने के लिए ममता बनर्जी की पुलिस, ममता बनर्जी की गुंडे किसी को अलाउ नहीं करेंगे। और मणिपुर मामले में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। गिरफ्तार जो हुए थे चारों आरोपियों को 11 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इस वक्त का अपडेट है। बता दें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इससे पहले बताया था कि प्रदेश की घटना को लेकर जनता रोष में है और इस घटना में शामिल दूसरे आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। एक्यूज नंबर 1 है वो जो पहले पकड़ा था, एक उसके घर भी बस्ती का मेरा पाई भी माँ लोग आके जला दिया। तो मतलब ये मणिपुर सोसाइटी जो है ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है इसके अगेंस्ट में है, वुमेन्स लोग को माँ मानता है। तो इसीलिए आज पूरा स्टेट वाइड हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आप मिलेंगे प्रोटेस्ट, ऐसा ही चीज़ को दोबारा नहीं होना चाहिए बोल के। तो अभी हमने वो गुनाहगारी लोग को अभी एकदम पुलिस की तरफ से कोशिश कर रहा है कि अभी तक मैं 4 तो पकड़ लिया और जो इन्वॉल्व है उसको सब पकड़ेंगे और हम एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देने का कोशिश करेंगे हम लोग। और राजस्थान में लगातार बढ़ रहे अपराधों के खिलाफ आज प्रदेश के भाजपा सांसदों ने नई दिल्ली में संसद भवन में गांधी जी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का नामो निशान तक नहीं है और महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और उधर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान की गहलोत सरकार को घेरते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं राजस्थान में हुई हैं। दुष्कर्म की घटनाओं में राजस्थान नंबर 1 प्रदेश बन गया है।
महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा आपराधिक घटनाएं यहाँ राजस्थान में हुई हैं। 54 महीने में 10 लाख से ज़्यादा आपराधिक घटनाएं हुई हैं। 7,500 से ज़्यादा निर्दोषों की हत्याएं हुई हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार और दुष्कर्म 2 लाख मुकदमे ऐसे दर्ज कराए गए हैं। दुष्कर्म की करीबन 33,000 घटनाएं हुई हैं, जो इस देश के 22% है। दुखद है कि दुष्कर्म की घटनाओं में राजस्थान नंबर 1 प्रदेश बन गया है। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं हो रही हैं, परंतु सब चुप हैं, कोई बोल ही नहीं रहा इस पर। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान में पिछले 4.5 साल में 10 लाख से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि राजस्थान महिला अपराध के मामलों में पहले पायदान पर है। रेप और दलितों पर होने वाले अत्याचार के मामले में भी राजस्थान पहले पायदान पर है। पिछले 4.5 साल में 1 मिलियन 10 लाख से ज्यादा आपराधिक केसेस रजिस्टर हुए हों, ऐसा प्रदेश बना। एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर राजस्थान महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार या महिलाओं के प्रति अपराध, इस दृष्टिकोण से 1 नंबर पर पहली पायदान पर आकर के खड़ा हुआ। 2 लाख से ज्यादा मुकदमे पिछले दिनों में राजस्थान में, पिछले इन 4.5 वर्ष के कालखंड में कांग्रेस की सरकार में राजस्थान में दर्ज हुए। राजस्थान में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन गड़बड़ाई, हर मोर्चे पर राजस्थान विफल हुआ है। और राजस्थान के भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरते हुए कहा कि वो सरकार चलाने में पूरी तरह से असफल साबित हुए हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ इतने अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। अशोक गहलोत जी पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। कानून का राज है नहीं वहां पे। महिलाएं घर से निकलने में डरती हैं, सहमती हैं। पूरे देश भर में अगर नंबर 1 पे महिला अत्याचार है तो राजस्थान में है। दलित अत्याचार नंबर 1 पे है तो राजस्थान में है। और नया एक वहां पे एक तरीके से पद्धति अपनाई है कि पहले रेप करो, रेप करने के बाद मर्डर करो और कुएं में डाल दो। कई जगहों पे कुएं में लाशें पकड़ी जा रही है। लेकिन खड़गे जी, आपको तो जाके देखना चाहिए राजस्थान में। प्रियंका जी, आप जाके देखो राजस्थान में किस प्रकार से महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, दलितों पे अत्याचार हो रहा है। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। और संसद में आज भी मणिपुर के मामले पर विपक्ष ने लगातार हंगामा किया। लोकसभा में विपक्ष ने लगातार हंगामा जारी रखा और सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाई। हालांकि सरकार ने साफ तौर पर कहा कि वो इस मामले पर गंभीर है और इस पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष ने दोनों सदनों में हंगामा किया, जिसकी वजह से कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनटों बाद सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 12 बजे के बाद कार्यवाही फिर शुरू हुई तो विपक्ष अपनी मांग को लेकर फिर से हंगामा करने लगा। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 24 जुलाई यानी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में विपक्ष के हंगामे को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि आप सदन नहीं चलाना चाहते, लेकिन प्रश्नकाल बेहद महत्वपूर्ण होता है। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते। माननीय सदस्यगण, सभी माननीय सांसद चाहते हैं सदन चले। क्या नारेबाजी से समस्याओं का समाधान होगा? क्या समाधान होगा? चर्चा संवाद से, चर्चा होगा बातचीत से। ये तरीका उचित नहीं है। और लोकसभा के बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली के सेवा मामले पर अध्यादेश कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद सरकार द्वारा उसके स्थान पर विधेयक लाए जाने के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही एक
एक बार फिर स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई बातचीत में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। जिन मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया उनमें ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय संबंध, रक्षा और सुरक्षा सहयोग और लोगों से लोगों के संबंध जैसे विषय शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य के दौरान श्रीलंका के साथ संबंधों की मजबूती पर जोर दिया और कहा कि संकट के वक्त भारत एक अच्छे पड़ोसी की तरह साथ रहा है। उन्होंने कहा कि सागर विजन के तहत श्रीलंका का स्थान अहम है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन दोनों में भी श्रीलंका का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आज हमने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। हमारा मानना है कि भारत और श्रीलंका के सुरक्षा हित और विकास एक दूसरे से जुड़े रहे हैं और इसलिए यह आवश्यक है कि हम एक दूसरे की सुरक्षा और संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए साथ मिलकर काम करें। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को लेकर विजन डॉक्यूमेंट को अपनाया गया है, जिसके तहत नौवहन, हवाई यातायात, लोगों के साथ सहयोग और तकनीकी साझेदारी बढ़ेगी। आज हमने हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट अपनाया है। यह विजन है दोनों देशों के लोगों के बीच मैरीटाइम, एयर, एनर्जी और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को मजबूती देने का। यह विजन है टूरिज्म, पावर, ट्रेड, उच्च शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट में आपसी सहयोग को गति देने का। यह विजन है श्रीलंका के प्रति भारत के लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का। और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारत के दौरे पर हैं। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि रानिल विक्रमसिंघे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की चर्चा की। चर्चा के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयाम की समीक्षा की। इसके साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को और विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही विदेश सचिव ने बताया कि इस साल श्रीलंका में भारतीय तमिलों के 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसे मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारत तमिल समुदाय के लिए एक पैकेज विकसित करेगा। This year, as you would all know, marks the 200 years of the arrival of the Indian origin Tamils community in Sri Lanka. And to commemorate this significant moment of history, Prime Minister announced that Government of India will be implementing a development package exclusively centered for the Indian origin Tamil community. Prime Minister also announced a multi-sectoral package to support the economic development of the Eastern Province. और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। भारत दौरे पर आए श्रीलंका के राष्ट्रपति की पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता, कई समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर, द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति। बताएंगे कैसे मजबूत हो रहे हैं भारत श्रीलंका संबंध। बंगाल में पंचायत चुनावों की हिंसा और महिला सुरक्षा पर बीजेपी का ममता सरकार पर हमला। कानून व्यवस्था पर भी बीजेपी ने राजस्थान की गहलोत सरकार को घेरा। संसद में दूसरे दिन भी जारी रहा विपक्ष का हंगामा।
ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के फैसले की भी होगी खबर। होगा G20 की बैठकों का भी अपडेट। देश के कुछ राज्यों में बाढ़ बारिश का भी लेंगे अपडेट। होंगी देश, दुनिया और खेल की बाकी खबरें। देखिए न्यूज नाइट मेरे साथ रात 8 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक कृषि ऋण समिति PACS द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाएं शुरू करने पर एक राष्ट्रीय महासंगोष्ठी का उद्घाटन किया। अमित शाह ने कहा कि पैक्स को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,500 करोड़ रुपए दिए हैं। साथ ही आज पैक्स और CSC एक हो रहे हैं, जिससे गांव में गरीबों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सकें। कार्यक्रम में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित कई गणमान्य हस्तियां भी शामिल हुई। आज पैक्स और CSC दोनों एक हो रहे हैं। इससे गरीबों की सुविधाओं में तो बढ़ोतरी होगी ही होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा और नई ताकत मिलेगी। 17,176 पैक्स कल 2 बजे तक CSC में अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। लगभग 13-14 हजार ऑपरेटर, एक पैक्स 2 रखेंगे, एक तो उनके पास होता ही था, दूसरा एक रखेंगे, तो 13,000-14 हजार युवाओं को इससे रोजगारी भी मिलेगी। और यह युवा सिर्फ रोजगारी प्राप्त नहीं करेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेंगे और गांव की सुविधाओं को भी मजबूत करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में डिजिटलीकरण के कारण सरकार को अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता से काम करने का मौका मिल रहा है। पहले की सरकारों में प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम जो पैसा गरीबों के लिए भेजते हैं उसमें से कुछ ही पैसा जनता तक पहुंच पाता है, जबकि PM मोदी की सरकार में 100 का 100% लाभ लाभार्थी तक पहुंचता है। एक ऐसी इंक्लूसिव गवर्नेंस का उदाहरण है जिससे कि देश में बड़ा परिवर्तन आया। इस व्यवस्था से अब तक कुल मिला के 30 लाख करोड़ के सरकारी सुविधाओं के अमाउंट्स लोगों के खाते में सीधा पहुंच चुके हैं और एक अनुमान से 2,75,000 करोड़ का इससे लाभ हुआ है। ये आप याद करो, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी वो कहते थे कि दिल्ली से 100 रुपए भेजते हैं और गांव में पहुंचते पहुंचते 15 रुपए मिलते हैं। आप देखो अब व्यवस्था है जैसी, जिसमें दिल्ली से 100 रुपए भेजते हैं, गांव में भी वही 100 रुपए मिलते हैं। बीच में कोई 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं कर सकता। राजधानी दिल्ली में कृषि मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में विंस ऐप लॉन्च किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू की उपस्थिति में किसान और कृषि को आधुनिक तकनीक के माध्यम से सशक्त बनाने के उद्देश्य से ये एप्लीकेशन लॉन्च किए गए। जी किशन रेड्डी ने आज तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। इस अवसर पर हैदराबाद के नामपल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में खास आयोजन किया गया। कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने बशीर बाग स्थित श्री कनका दुर्गा नागलक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना की। कर्नाटक में बीजेपी विधायकों का सदन से निष्कासन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कर्नाटक विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने आज भी जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि विपक्षी दलों की मीटिंग में कर्नाटक सरकार ने IAS अधिकारियों को नेताओं के स्वागत में लगा दिया था। जब इस मामले को विधानसभा में उठाया गया तो हंगामा बढ़ने के बाद स्पीकर ने सदन से 10 बीजेपी विधायकों को निष्कासित कर दिया। इस मुद्दे पर दक्षिण बेंगलुरु से भाजपा सांसद
तेजस्वी सूर्या ने कहा कि विपक्षी दलों की मीटिंग में आईएएस अधिकारियों को लगाना सभी प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने व्यापम परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए रायपुर में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले 2 जुलाई को शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी किए गए थे। सहायक शिक्षक की भर्ती परीक्षा में बैठने वालों की संख्या से मेरिट सूची में शामिल अभ्यर्थियों की संख्या में अंतर बताया जा रहा है। परीक्षा के दौरान उपस्थित नहीं होने वाले लोगों को भी पास कर दिया है। व्यापम की वेबसाइट पर जारी सूचनाओं के अनुसार सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए कुल 1,83,281 लोगों ने आवेदन दिया था, जिसमें से 37,105 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। मेरिट लिस्ट में 1,46,275 लोगों के नाम हैं। मतलब परीक्षा देने वालों की तुलना में पास होने वालों की संख्या ज्यादा है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।